हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कल आपा ने क्या पढ़ा था? कल उपयोग पढ़े थे अल्ट्रावायलेट के, कि अल्ट्रावायलेट ऐसी चीज है जो पानी को खुद ब खुद क्या बनाती है, कीटाणु रोधी बनाती है। और किसके आधार पे बनाती है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड ज्यादा मात्रा में अगर मिलता है तो बर्फ ठंडे पानी में। और कौन सी ऐसी बर्फ है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए मशहूर है, विश्वविख्यात है? ब्लू आइस। ठीक है। और ब्लू आइस कौन सी जगह मिलती है? ग्रीनलैंड में। और ब्लू आइस होती क्या है? जो 2 से 3,000 वर्ष पुरानी दबी हुई बर्फ है, उसे ब्लू आइस कहते हैं। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए टाइम पीरियड रेंज ब्लू आइस के लिए, वो क्या होती है? 2 से 3,000 वर्ष पुरानी। और इसके लगते 1-2 क्वेश्चन अच्छे और पढ़ाए थे अपन ने, कि ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड की जो जनजातीय आदिवासी हैं उनको क्या कहते हैं अपन? एस्किमो। ठीक है। और जिस चीज का वो उपयोग करते हैं चारे के लिए या बाती बनाने के लिए, खाद्य पदार्थों के सालन के लिए। सालन क्या होता है? कड्डी। ठीक है। सालन वैसे कड्डी को बोलते हैं स्पेशली। और कड्डी आपा बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? मेथी। तो उस तरीके से वो मेथी की जगह क्या इस चीज का उपयोग करते हैं। ठीक है। सालन बनाने के लिए। तो उस चीज में क्या चीज थी? ब्रायोफाइटा। कौन सी ब्रायोफाइटा थी? स्फेगनम। कल बताया था ना, सैपे नाम है, ढूंढ के बताना मुझे। ठीक है। तो स्फेगनम इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्ड वॉर में भी यूज की गई थी। किसके लिए? ड्रेसिंग के लिए, यानी घाव पर लगाने के लिए। किसकी जगह है? मलम पट्टी की जगह। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी सारी की सारी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। इसे वैसे एक नाम दिया जाता है ग्रीन रसायन। ये वैसे ग्रीन रसायन में आता है, ग्रीन केमिकल में गिना जाता है ये। क्यों? क्योंकि अगर इसका डायरेक्ट हम उपयोग करें तो ट्रीटमेंट में करते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की। सीवरेज जो ट्रीटमेंट किया जाता है प्लांट को, सीवरेज प्लांट को ट्रीट करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है आज के समय में? तो किसका होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। पहले किसका होता था? क्लोरीन का। क्लोरीन बंद क्यों की? क्योंकि ये किसको नुकसान करती है? ओजोन। तो इसलिए क्लोरीन हटा दी गई, उसकी जगह किसका इस्तेमाल होता है आजकल? H2O2 का। ठीक है। ये याद रखना है। आगे अल्ट्रावायलेट के बाद आता है विजिबल रिजाइन। और विजिबल रिजाइन की बहुत सारी बातें आपको बता दी थी मैंने। विजिबल रिजाइन को क्या कहते हैं हम लोग? दृश्य पटल। कि दैट पार्ट ऑफ सनलाइट विच वी सीन बाय आवर नेकेड आइज, कि जिस सूर्य के प्रकाश को हम हमारी नंगी आंख से देख सकते हैं, वो कौन सा हिस्सा होता है? दृश्य पटल होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? विजिबल रिजाइन। ठीक है। तो यही पूछा जाता है कि मनुष्य अपनी नंगी आंख से सूर्य के प्रकाश में किस भाग में देख पाता है, तो वो कौन सा भाग होता है? विजिबल रिजाइन होता है, EMW स्पेक्ट्रम का। तो याद रखना कि मनुष्य ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। मनुष्य सूर्य प्रकाश के जिस भाग में, कि सूर्य प्रकाश के जिस भाग में देख पाता है, वो कौन सा हिस्सा होता है? वो आपके पास दृश्य पटल होता है। और दृश्य पटल का प्रकाश पूछे तो किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं? सफेद प्रकाश कहते हैं। और सफेद प्रकाश की जो प्रॉपर्टी बताई है वो किस बंदे ने बताई है? आइजैक न्यूटन। ठीक है। तो हमारे पास इसकी बातें जो लिखी है वो किस बंदे ने लिखी है? आइजैक न्यूटन। और अब इसके बारे में सारी बातें लगभग आपा ने पढ़ दी थी। इसका पहला और आखिरी हिस्सा जैसे हम पढ़ते हैं तो वीआर से मतलब क्या है? वीब गयोर से, ये लिखा था। और वीब गयोर ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है हमारे द्वारा। ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे। वी का मतलब वायलेट, इंडिगो। आगे चलते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें 2 ही क्वेश्चन खास आते हैं। और वो पहला क्वेश्चन किसका टैग होता है? रेड का। तो रेड कलर आपके पास किसके लिए यूज होता है? स्टॉपिंग सिग्नल के लिए और डेंजरस सिग्नल के लिए। क्यों यूज होता है? हाँ, क्योंकि इसकी विचलन जो होती है वो सबसे कम। विचलन सबसे कम क्यों होता है इस रंग का? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा।
ऊर्जा क्या होती है इसकी सबसे कम, आवृत्ति क्या होती है इसकी सबसे कम, कौन से रिजाइन में, इस दृश्य पटल रिजाइन में, विजिबल रिजाइन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस विजिबल रिजाइन को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है, तो वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या था जिससे हम इस सफेद प्रकाश को विबग्योर में बदल सकते हैं, यानी व्हाइट लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? वो इंस्ट्रूमेंट आपका था प्रिज्म, कि वो उपकरण जिसके द्वारा हम सफेद प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर सकते हैं, यानी 7 रंगों का जो वर्ण क्रम है विबग्योर, ये कौन से उपकरण से बनाया जा सकता है? तो कौन सा उपकरण होता है? प्रिज्म। अब बात आती है कि प्रिज्म में परिघटना कौन सी होती है जिससे ये आपके पास 7 रंग बनते हैं? तो कौन सी परिघटना होती है? विक्षेपण। और विक्षेपण में कौन सी परिघटनाएं होती है? यानी डिस्पर्जन। विक्षेपण क्या होता है? डिस्पर्जन। और ये डिस्पर्जन जो है ये आपके पास किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आ जाए तो जो डिस्पर्जन है वो बेसिकली डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है, तो किस पर करता है? नंबर 1 आपके पास किस पर चलेगा? अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन पे काम करता है कि डिस्पर्जन फिनोमेना बेसिकली डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्शन। इन डिस्पर्जन हाउ मेनी रिफ्रैक्शन हैव टू बी एसोसिएट, यानी आपसे पूछा जाए कि इस विक्षेपण में कितने अपवर्तन होते हैं, यानी प्रिज्म जो है, प्रिज्म में जब विक्षेपण होता है तो कितनी जगह अपवर्तन होता है? तो 2 जगह, पहले इस पटल पर और फिर इस पटल पर। तो अपवर्तन कितने होते हैं विक्षेपण में? याद रखने हैं 2, पक्के कर दो। तो 2 बार होता है कि प्रकाश कितनी बार अपवर्तित होता है जब विक्षेपण हो। तो यानी डिस्पर्जन के टाइम जो सनलाइट आती है उसकी रिफ्रैक्शन कितने टाइम होती है? तो आपने जवाब क्या देना है? 2 बार। ऐसे पूछा जाता है। ऐसे ही 7 रंग इंद्रधनुष में बनते हैं, वो कौन सी परिघटना से बनते हैं? क्योंकि 7 रंग तो वहां भी है कि बारिश आती है, बारिश में भी 7 रंग बनते हैं, तो वो कौन सी परिघटना होती है? बता रखा है कि आसमान में कोई भी रंग आए हैं, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? प्रकीर्णन हो सकता है, लेकिन प्रकीर्णन में सिंगल कलर होता है, उसमें हम कितने कलर देख रहे हैं? 7। ठीक है, तो पहले वो स्कैटर करती है, लेकिन स्कैटर होने के साथ याद रखना इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के 7 रंग का कारण क्या है? ये लिख लो, इंद्रधनुष के 7 रंग बनने की परिघटना। अगर सिंपल आए तो स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन लिखते हैं, लेकिन प्रकीर्णन सही जवाब नहीं है इसका। ठीक है, अगर मान लो कुछ नहीं है और प्रकीर्णन दिया हुआ है तो हम प्रकीर्णन मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रकीर्णन सही जवाब नहीं होता। प्रकीर्णन किसके लिए लगता है? याद रखो, एक रंग के लिए, कि जहां आसमान में एक रंग हो वहां पे तुम शब्द क्या लगा सकते हो? स्कैटरिंग लगा सकते हो। जैसे धुंध है, धुंध का रंग सफेद नजर आता है, कभी काली नजर नहीं आती, क्यों? यही फिनोमेना है स्कैटरिंग का। बादलों का रंग कैसा दिखता है? सफेद, किसका कारण है? प्रकीर्णन। ठीक है, ऐसे ही रात के समय में तुम बैटरी लेके जाते हो, बैटरी का प्रकाश सही दिखता है आपको, शेप नजर आती है उस प्रकाश की, तो किसके कारण नजर आती है? प्रकीर्णन। आसमान का रंग नीला दिखना कारण किसका है? प्रकीर्णन। सुबह और सांझ के टाइम जो सूरज का रंग दिखता है लाल, वो किसके कारण दिखता है? प्रकीर्णन। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का जो बनने का कारण है, तो आपने क्या याद रखना है? अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये होता है कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके आधार पर क्या बनता है? इंद्रधनुष होता है। कि अगर कभी भी पूछे आपसे कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग है, क्योंकि रंग तो 7 वही है और रंग 7 विबग्योर में है, लेकिन दोनों में फर्क है। ठीक है, जो विबग्योर तुमने बनाया है खुद से, वो प्रिज्म से तैयार किया है, उसके पीछे परिघटना कौन सी होती है? विचलन वाली।
विचलन को हम क्या कहते हैं? डेविएटेड फॉर्मेशन। डेविएटेड फॉर्मेशन की जो घटना है उसे कहते हैं डिस्पर्जन, विक्षेपण। और इसे हम क्या नाम देंगे? अपवर्तन। और क्या लिया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों से मिलके बनती है क्या आपके पास है? रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, ये याद रखना। बाकी विबग्योर में लगभग हमने करवा दिया है। उसकी तरंग दे रहे हैं, खास तौर पे पूछी जाती है, 2-4 न्यूमेरिकल भी करवाए थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है किसका? इंफ्रारेड रेज का। इंफ्रारेड जो रेज होती है, इनके उपयोग और मुख्य कार्य क्या है? यानी अवरक्त विकिरणों के, अवरक्त विकिरणों के मुख्य कार्य खास तौर पर धरती के मामले में पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन। अवरक्त विकिरण का पहला क्वेश्चन क्या आता है कि धरती या धरातल या पृथ्वी को उष्मा प्रदान करने वाला सूर्य प्रकाश का भाग कौन सा है? तो यही है कि जिससे धरती गर्म होती है, धरती पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, उसका कारण क्या होती है? इंफ्रारेड रेज होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि धरातल को, यूं पूछा जाता है कि धरातल को गर्म करने वाला या उष्मा प्रदान करने वाला सूर्य प्रकाश का भाग, ये जो सूर्य प्रकाश का भाग है वो कौन सा है जिससे धरती गर्म होती है या धरातल को उष्मा प्राप्त होती है? तो वो कौन सा है? अवरक्त प्रकाश है। हैं? कैसे? हाँ, फिजिक्स फिनोमेना है ये सारा। फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हाँ, ये भौतिकी है। जो चीज हम नेचर की पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं, वो सारी चीज फिजिक्स है। लिखवाया था शुरू में ही। हाँ, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक फिनोमेना, भौतिक घटना है। ठीक है, तो भौतिकी बोलते हैं इसे। तो इसीलिए लिखा था, आपने शुरू में ही बात की थी कि भौतिकी होती क्या है, कि जिसमें नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो सारा का सारा किस में आता है? भौतिक शास्त्र में आता है। ठीक है, जिस चीज में बदलाव हो जाए वो क्या चीज होती है हमारे पास? केमिकल। ठीक है, क्योंकि भौतिकी में बदलाव नहीं होता। जैसे सूरज की रोशनी आई, धरती पे, तुम उसको बदल सकते हो, ऊर्जा का रूप है, लेकिन उसे आप खत्म नहीं कर सकते, ना उसे निर्मित कर सकते। कि जो सूर्य ने चीज दी है, ना तो तुम बना सकते ना उसे डैमेज कर सकते। ठीक है, दोनों आपके हाथ में नहीं है, सारा सन के अपने पास ही है। अब दूसरी चीज क्या होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ये पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, हरित ग्रह प्रभाव, ये भी आपके पास सूर्य प्रकाश के किस भाग के द्वारा होता है? तो भी उत्तर तुम्हारा क्या है? इंफ्रारेड। अगर इसमें क्वेश्चन टैग और हो जाए कि इसके लिए मुख्य गैस कौन सी है जिम्मेवार, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? हाँ, तो इसके लिए जो मुख्य गैस है वो कौन सी? आपकी CO2। और हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाउस प्रभाव से मुक्त होने का संकल्प लिया है? ये वैसे क्वेश्चन आ चुका है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है HSC के द्वारा। एक तो मेरे खुद के एग्जाम में था, TGT वाले में, और एक उसके बाद आ लिया। 2 बार क्वेश्चन आ गया ये कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाउस प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए संकल्प उठाया है? तो चाइना। याद रखना, इसके लिए जो संकल्प उठाया है हाल ही में, वो संकल्प किसने लिया है? चाइना ने लिया है, चीन ने लिया है। ठीक है, और कब तक लिया है? 2030 तक का। ठीक है, अगर पूछ ले, उन्होंने जो निर्धारण किया है, समय जो निर्धारण किया है, वो 2020 से लेकर कहाँ तक किया है? 2030 तक। ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बातें जो अब चल रही है वो कौन से साल तक चल रही है? 2030 तक की बातें हो रही है सारी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है इंफ्रारेड के। और बाकी इनके अलावा इंफ्रारेड जो यूज होती है घरों में, वो कहाँ होती है? घरों में भी होती है इंफ्रारेड। कहाँ होती है? टीवी रिमोट्स। ठीक है, कि जो टीवी के रिमोट काम करते हैं वो आपके किस रेज या किस तरंग पे काम करते हैं?
तो वो इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों पे काम करते हैं, याद रखना। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, पूछे जाते हैं और लगभग बहुत बार आए भी। इसके बाद आगे नंबर आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सब जानते हो, ओवन, नाम तो सुना है ना, MW। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में? लघु तरंगे। लघु तरंगे कह दो या इन्हें हम सूक्ष्म तरंगे कह सकते हैं, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं? छोटी तरंगे। कई नाम। इस पे जो काम करने वाली चीजें हैं, नंबर 1 क्या है? जिस ओवन में खाना गर्म होता है वो कौन सी तरंगों पे काम करता है? तो यही है माइक्रोवेव। ठीक है, तो ओवन किस सूर्य प्रकाश भाग के द्वारा, ओवन किस सूर्य प्रकाश भाग से खाना गर्म करने में सक्षम है? तो उसमें जो बल्ब लगा होता है उससे जो लाइट मिलती है वो कौन सी सनलाइट का पार्ट तैयार करती है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के आधार पर खाना गर्म होता है, किसमें? ओवन में। नंबर 1। नंबर 2, और माइक्रोवेव कहाँ यूज कर सकते हो तुम भाई? संचार के लिए। और किसके लिए प्रयोग की जाती है? संचार के लिए। संचार के लिए भी प्रयोग की जाती है किसको? माइक्रोवेव को। जैसे छोटी दूरी के रेडियो स्टेशन, कि जो रेडियो स्टेशन होते हैं आपके छोटी दूरी के, जैसे मान लो हिसार वाला काम करेगा जिसमें हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करेंगे, तो उसमें कौन सी तरंगे होती है? माइक्रोवेव। इसीलिए रेडियो जो लगा होता है उसमें 2 शब्द लिखे होते हैं, SW शब्द लिखा होता है, कभी देखना ट्रांजिस्टर में। तो जो SW लिखा होता है वो इसी के लिए होता है, MW के लिए। MW का दूसरा नाम पूछ ले तो शॉर्ट वेव होता है, SW लिखा जाता है इसी को। इसके उपयोग में कोई खास चीज नहीं आती, यही आती है। एक तो पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने करी है? तो लघु तरंगों की खोज किसने करी है? माइक्रोवेव की, हर्ट्ज ने। ठीक है, हर्ट्ज इसका डिस्कवरर था। नंबर 2, ओवन में खाना गर्म जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के किस भाग से संपन्न होता है? तो आपने याद रखना, लघु तरंगे या माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। और एक ये उपयोग की जाती है खास तौर पर किसके लिए? संचार के लिए, यानी छोटी दूरी के रेडियो स्टेशन के लिए। ये कहानी थी माइक्रोवेव की। अब बात आती है RW। RW क्या थी आपके पास? रेडियो वेव। रेडियो वेव का खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। रेडियो तरंगे, इनके काफी क्वेश्चन तो मैंने लिखवाए थे न्यूमेरिकल में, बाकी उपयोग पूछे जाते हैं, उपयोग अब लिख देते हैं। तो रेडियो तरंगे खास तौर पर कहाँ उपयोग होती है भाई? एक तो संचारी है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? जो रेडियो तरंगे खास तौर पर यूज की जाती है, नंबर 1 किस में की जाती है? रडार। रडार और सोनार 2 शब्द बड़े अच्छे हैं। आपसे पूछा जाता है रडार किस पर काम करती है? रेडियो तरंगों पे काम करती है। रडार की फुल फॉर्म क्या है? नाम तो बहुत सुनते हैं रडार, ठीक है, तो रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, ये होती है आपके पास रडार। इसका उपयोग कहाँ होता है? नंबर 1, संचार के लिए, संचार के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा, टेली कम्युनिकेशन, वर्ड लगा लो, टेली। टेली कम्युनिकेशन के लिए। तीसरा, दुश्मन के विमान का पता लगाना। दुश्मन का अगर कोई विमान है उसका पता लगाना। समुद्री जहाज में, हवाई जहाज में, कि हवाई जहाज और समुद्री जहाज, इनमें जो काम करती है रडार, किसके लिए करती है भाई?
आपने एयरफोर्स स्टेशन पे देखी होगी रडार घूमती रहती है। रडार घूमती थोड़ी है, रडार एक जगह सिचुएट होती है। सिर्फ क्या होता है, जो इसका रेडिएटर एंटीना होता है वो घूमता है। कभी देखा होगा ऊपर पंखी सी चलती है, ये छोटी सी, ठीक है। एयरफोर्स स्टेशन देखे हैं कभी? तिरसा जाओगे तो बड़ी बड़ी छतरियां लगी हुई है, और छतरियों के दूसरी साइड एक एंटीना सा घूमता है, बाउंसिंग करता हुआ चलता है यूं। तो वो बाउंसिंग करता हुआ एंटीना किसके लिए काम कर रहा है? रडार के लिए काम कर रहा है। उससे पता किसके लिए किया जा रहा है? दुश्मनों के विमान का पता लगाने के लिए, कि कोई पाकिस्तान अड़ा के बम बुम ना गिरा दे, ठीक है। इसका मतलब रडार काम क्या कर रही है? अनडिटेक्टेबल ऑब्जेक्ट को फाइंड करती है। अनसीन यानी जो दिखाई नहीं देती, बिना दिखाई देने वाली वस्तु का पता लगाना। बिना दिखाई देने वाली वस्तु का पता लगाना, कि बिना दिखाई देने वाली वस्तु का अगर पता लगाना हो तो हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? तरंग तो होती है रेडियो तरंग, उपकरण क्या होता है हमारा? रडार। तो रडार किस पे काम करता है? रेडियो वेव पे। यानी अब रात होगी, रात को क्या ऊपर विमान जा रहा है, ड्रोन जा रहा है। ड्रोन ना तो साउंड करता, ना किसी लाइट की ब्लिंकनिंग करता, तो उसका पता कहाँ से लगेगा? रडार से लगता है। कि रडार क्या देती है? स्क्रीन होती है, कभी देखा होगा आपने फिल्मों में, यूं स्क्रीन सी चलती है, और स्क्रीन में क्या है? एक डिटेक्टर लगा होता है, स्कैन करता होता है, क्षेत्र दर्शाता है यूं, और उसमें डॉट नजर आती है, वो डॉट अप्रोच करती है, तो उसी को कहते हैं अनफाइंडेबल अनसीन ऑब्जेक्ट, कि जिसको हमने देखा ही नहीं है और ना ही हमें उसके बारे में पता है, तो उसको हमें कौन बताती है? रडार बताती है। तो यही क्वेश्चन आता है, रडार क्या काम आती है? रडार काम किस पे करती है? रडार की फुल फॉर्म क्या है? ऐसी सोनार है, सोनार क्या काम करती है? ऐसे ही वर्ड आता है सोनार का, दोनों याद रखो। सोनार की और रडार की फुल फॉर्म याद रखो तुम लोग। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या दो जो सोना गढ़ता है वो सोनार है। लेकिन सोनार सोनार है क्या चीज? सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जो सोनार है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछे कि सोनार किसके आधार पर काम करती है, तो क्या जवाब दोगे? उसमें भी ऑप्शन आएंगे कि ये रेडियो तरंग पे काम करती है, ये माइक्रोवेव पे काम करती है, ये अल्ट्रावायलेट पे काम करती है, या इनमें से कोई नहीं। सोनार किस पे काम करती है? ये ऑप्शन आएंगे कि नंबर 1 आपको लिख देगा कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी पे काम करती है। नंबर 2 सोनार आपकी एक्स रे पे काम करती है। तीसरा ये आपकी रेडियो तरंगों पे काम करती है। चौथा दे देगा कि ये इनमें से किसी पे काम नहीं करती। ऐसे आएगी। तो सोनार खास तौर पे समुद्री क्षेत्र में प्रयोग की जाती है और कहीं नहीं होती। होती तो वैसे एरोप्लेन के लिए भी है, लेकिन खास तौर पे समंदर में यूज होती है सोनार, और कहीं यूज नहीं होती। तो सोनार साउंड, यानी पहला शब्द ही बता रहा है साउंड क्या होती है? ध्वनि। तो ये ध्वनि तरंगों पे काम करती है, इनमें से किसी पे काम नहीं करती। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएं कि सोनार की, इसीलिए मैं कहता हूं फुल फॉर्म याद रखो, और पूछा जाए कि सोनार काम किस पे करती है, तो सोनार की अगर फुल फॉर्म आती है तुम्हें, तो तुम अच्छे से आंसर दे सकते हो। सोनार में पहला शब्द ही क्या बनता है? साउंड। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। तो सोनार जो काम करती है वो ध्वनि तरंगों पे काम करती है, याद कर लो। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन साउंड वेव। ध्वनि तरंगों पे काम करती है ये। बाकी इनमें से रेडियो, एक्सरे ऐसे दिए होते हैं, हम कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पढ़ के गएड़ा बंदा है वो भी ना नहीं कहता। नॉट वर्ड हैव नेवर टू बी यूज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। वो ना तो कहता ही नहीं, अगला कहता है इनमें से कोई एक तो है ही, ठीक है। नीचे वाला भूल जाएगा, या तो वो यू भी लगा देगा। ज्यादातर बंदों का ख्याल होता है यहाँ, और दूसरे नंबर पे जो अच्छे से कुछ याद रखते हैं उनका ख्याल होता है आर्डर। अल्ट्रावायलेट पे कम ही लोग लगाते हैं, और जो क्या है बहुत ही अच्छे से ढंग से पढ़ के गए हैं वो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? नॉट, ठीक है। या ऑप्शन क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? ध्वनि तरंग, ठीक है। अब सोनार यूज कहाँ होती है? खास तौर पे लिख लेना, इसका उपयोग सबसे ज्यादा समुद्री जहाज पे किया जाता है। तरंगों के मामले में जब सोनार आती है
तो सोनार का उपयोग शिप पे होता है, सी शिप। ठीक है, तो सी वेसल जो हैं, समुद्री जहाज हैं, उन पे प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नंबर 1 ग्लेशियरों का पता करने के लिए, आइसबर्ग का पता करने के लिए, अंडरनेथ ऑफ द सी वाटर और सी बेड के ऊपर कोई रॉक हो या कोई क्या हिल हो, टुकड़े हो, डूबा हुआ विमान हो, ऐसी चीजों का पता करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। कि कितनी की गहराई है, जिस इलाके से जहाज जा रही है, और हमें क्या लंगर डालना है यानी एंकरिंग करनी है। एंकरिंग करने के लिए गहराई देखनी हो तो सबसे पहले इस्तेमाल किसका होगा? सोनार। सोनार के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या होता है? लिख लो। इसके लिए जो उपकरण होता है वो क्या होता है? इसके लिए जो उपकरण होता है उसे बोलते हैं इको साउंडर। इसके लिए उपयुक्त में आने वाला जो आपका उपकरण होता है वो कौन सा होता है? इको साउंडर। तो इसका मतलब है सोनार ध्वनि के कौन से गुण पे काम करता है? तो पहला ही उत्तर है जो आगे लिख रखा है, क्या? इको। ठीक है, कहते हैं ना इको करवा लो। कोई आदमी के पेट में या ऐसे कोई दर्द वर्द होता है, ठीक है, तो एक वर्डिंग आती है, बोले इको करवा लेते हैं। तो इको क्या होती है? यही तो होती है इन विच अल्ट्रासाउंड। इको का मेन पर्पज क्या होता है? जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस होती है वो किस पे काम करती है? इको। इको का मतलब क्या होता है? कि ध्वनि टकरा के वापिस आए, उसे कहते हैं हिंदी में प्रतिध्वनि। तो यानी जो सोनार है वो ध्वनि की कौन सी घटना पे काम करती है? ध्वनि की आगे आएगी ये, अब लिख देता हूं, कौन सी घटना पर कार्य करता है? ये जो इको साउंडर है ये ध्वनि की कौन सी घटना यानी विच फिनोमेना ऑफ साउंड ऑन विच इको साउंडर भी बेसिकली वर्क, यानी जिसपे ये आधार लेकर काम करता है उसको कहते हैं हम इको। इको को हिंदी में कहा जाता है प्रतिध्वनि, और प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि टकरा के वापिस जाना। अब जैसे क्या है, डाणियों में तुम आवाज मारते हो तो वापिस तुम्हारी ध्वनि तुम्हें सुनाई देती है। खुला हॉल और कॉन्सर्ट हॉल और तुम अकेले ही उसमें आवाज मारते हो, आवाज गूंजती है, वो चीज अलग है तो प्रतिध्वनि, लेकिन वो अनुरणन है, बार बार सुनती है। लेकिन एक ही बार अगर आवाज सुनाई दे उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। तो इको साउंडर सोनार किस पे काम करती है? इको पे काम करती है। ठीक है, तो ये कहानी थी तुम्हारे पास तरंगों की। तरंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद तरंग पर जो निर्भर पहला टॉपिक है वो आपके पास क्या है? ध्वनि। सबसे पहले टॉपिक ही क्या आता है? ध्वनि आता है। आपसे पूछे सीधे तौर पे ध्वनि क्या है तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द साउंड? क्या कहोगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का रूप है। कि ध्वनि क्या होती है? ऊर्जा का रूप है भाई, क्योंकि कुछ खाएड़ा है तो आवाज निकलेगी, ठीक है, वरना दबी दबी आवाज आएगी। तो यानी क्या है, कई बार नहीं होता कि छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, जो पाढ़े पढ़ाए जाते हैं, बोले 2 एकम 2, बच्चे भी बोलते हैं, ठीक है, जब आवाज नहीं आती तो टीचर कहता ना साउंड नहीं आ रही, कुछ खा के नहीं आएगा, ऊर्जा नहीं आएगा। तो यानी इसका मतलब ध्वनि अपने आप में क्या है? एक एनर्जी है। जैसे प्रकाश होता है वो अपने आप में क्या होती है? ऊर्जा। वैसे ध्वनि भी ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा की कौन सी रूप है जो आपको एक एहसास देती है किसका? सुनने का। कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज द सेंसिबल फॉर्मेशन फॉर हियरिंग, यानी ये एक तरह का एहसास पैदा करती है किसका? सुनने का। अब पैदा होने का जरिया क्या? कि ध्वनि पैदा होती है, कि साउंड इज ओरिजिनेट बाय वाइब्रेशन। किससे पैदा होती है? कंपन। कि ध्वनि के पैदा होने का जरिया अगर पूछा जाए तो आपने क्या जवाब देना है? वाइब्रेशन। ऐसे टैग मिलते हैं एग्जाम में कि ध्वनि के पैदा होने का कारण बताइए, तो जवाब क्या देना है? कंपन। कि ध्वनि कंपन के कारण पैदा होती है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कंपन क्या होता है? अब कंपन क्या है? कंपन एक आवर्ती गति है। क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि कंपन क्या है, तो कंपन कणों की आवर्ती गति है। और कैसी गति है? एक
साम्य स्थिति के इर्द गिर्द। साम्य स्थिति का मतलब क्या होता है? मान लो ये कण है, ये कण क्या है? इधर जाए, इधर से वापिस आए, इधर जाए और वापिस यहां आए। तो ये जो कण अपने इर्द गिर्द घूमता है, जैसे इर्द और गिर्द। इर्द और गिर्द का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो। ठीक है, बोले इधर और उधर। ठीक है, लेकिन हम इधर उधर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इर्द गिर्द। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम नॉन टू बी वाइब्रेशन। इसे कहते हैं वाइब्रेशन, कंपन। यानी एक गति है, बार बार हो रही है, क्योंकि आपने आवाज पैदा की तो आवाज जा रही है, तो वो किसके कारण जा रही है? कंपन के कारण। ध्वनि के पैदा होने का जरिया क्या है? कंपन। और चलने का जरिया क्या होती है? तरंग। और चलने के लिए जरूरत चीज क्या होती है? माध्यम। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछा जाए कंपन क्या है, तो कंपन एक तरह की कणों की क्या है? आवृत्ति। किसके साथ? साम्य स्थिति। साम्य स्थिति को इंग्लिश में कहते हैं मीन पोजीशन, के अबाउट मीन पोजीशन पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो ऑफ पार्टिकल नॉन टू बी वाइब्रेशन। तो इतना ही शब्द याद रखो तुम, ज्यादा चाहे परिभाषा ना भी लिखें, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा थोड़ी पूछनी है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कंपन के लिए जो कणों की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? कंपन में जो कणों की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? साम्य स्थिति कहते हैं। और कंपन जो गति होती है, कैसी गति होती है कंपन में? तो उत्तर क्या देना है तुमने? आवर्ती गति होती है, पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, और जो अब इस कंपन में जो साम्य स्थिति है, जो मीन पोजीशन है, उसके साथ कण किस दिशा में जाते हैं? तो दिशा क्या होती है? टू एंड फ्रो। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? टू एंड फ्रो बोलते हैं। और हिंदी में इर्द और क्या बोलते हैं? गिर्द बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ऐसी चीजें एग्जाम की स्पेसिफिक होती है, और ये मैंने कोई बड़ी क्लास की नहीं बताई है। 9वीं और 8वीं क्लास की किताब एनसीईआरटी के ढंग से छान लेना, उसमें सारी चीज मिलेगी। ठीक है, बढ़िया से छलनी लगा लेना अपने दिमाग वाली, और फिर छानना स्टार्ट करना कि कोई कंकर रोड़ी रह ना जाए, सारे के सारे क्या अच्छे से छान लिए जाएं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बनाओ। अब बात आती है कि ध्वनि के चलने के लिए आवश्यक होती है क्या? माध्यम। कि ध्वनि के गमन के लिए, कि जो ध्वनि है, ध्वनि के गमन के लिए अति आवश्यक है। ध्वनि के गमन के लिए अति आवश्यक है। क्या अति आवश्यक है भाई? माध्यम। कि फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड नेसेसरी बी, कि जो प्रोपागेशन ऑफ साउंड है उसके लिए नेसेसरी यानी आवश्यक चीज क्या होती है? माध्यम होती है। अगर मान लो यहां माध्यम नहीं होता तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती। तो इसलिए ध्वनि के चलने का जरिया, इस बात का उल्लेख किस बंदे ने किया था सबसे पहले? ये बात भी नटने वाली नहीं है। ठीक है, तो नटने वाली नहीं है तो न्यूटन। ठीक है, तो ऐसी चीजों के बारे में जब भी बात आए तो न्यूटन ही लगा के आना है। तो यानी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उल्लेख, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की अति आवश्यकता होती है। इसका उल्लेख किसने किया? कि जो ध्वनि है उसको चलने के लिए अति आवश्यकता होती है। उल्लेख, हु रिप्रेजेंटेड, दैट्स बी योर न्यूटन। इसका उल्लेख भी किस बंदे के जिम्मे आ गया? न्यूटन। क्योंकि ध्वनि की चाल की खोज सबसे पहले इसी बंदे ने करी थी। लिख लो कि ध्वनि किसी माध्यम में, ध्वनि की चाल लिख लो, किसी माध्यम में फॉर एनी मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय, कि ध्वनि किसी माध्यम के लिए ध्वनि की चाल का उल्लेख किसने किया, या सूत्र ज्ञात किया किसने, या सूत्र दिया किसने? तो उत्तर क्या है तुम्हारा? न्यूटन। इस बंदे ने सूत्र दिया था सबसे पहले। किसके लिए? स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड बोल। ठीक है, अब बात आती है कि ध्वनि की जो चाल है, अपने पास पढ़ते आए हैं कि जो ध्वनि की चाल माध्यम के अनुसार जब पूछी जाए तो आपने क्या लिखनी है? माध्यम का मतलब है कि ध्वनि किस में ज्यादा चलेगी, किस में कम चलेगी। ठीक है,
तो ध्वनि ज्यादा चलती है तो किस में चलती है? आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे। जैसे क्या छोटी क्लासों में हुआ करते थे तो क्या वो गाटर वाली घंटी होया करती थी और सरिया वाला क्या रोड होया करता था, मारे करते थे, बोले घंटी लग गई तो साउंड आती थी। मंदिर में भी घंटे होते हैं, आप बजाते टंग बजा देते हैं तो मतलब आवाज क्या अच्छी आ रही है। ऐसी क्या टंग पानी में बजा के देखो, तुम बजती है। हवा में खाली हाथ हिला के देखो, आवाज आई नहीं आई। इसका मतलब यही है। तो ठोस चीज में ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे ज्यादा। ठीक है, द्रव में क्या होती है उसके बाद, और गैस में क्या होती है सबसे कम। और जीरो कहाँ होती है? जहां कोई माध्यम नहीं है, उसे कहते हैं निर्वात। ठीक है, तो आपके पास ध्वनि की चाल सर्वाधिक, अगर आपसे पूछे ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक किस माध्यम में होती है या कौन सी अवस्था में होती है, तो वो आपके पास क्या है? ठोस, यानी इन सॉलिड पार्टिकल्स। कि सॉलिड में आपके पास ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे ज्यादा। उसके बाद सबसे कम पूछे, सबसे कम किस माध्यम में होती है, तो आपके पास सीधा शब्द क्या होता है? एक तो गैस। ठीक है, और शून्य होती है। अब सबसे कम का मतलब क्या? जीरो नहीं होगी। शून्य किस माध्यम में होती है? तो शून्य जो होती है वो किस में होती है? निर्वात। निर्वात को हम दूसरा शब्द क्या देते हैं हिंदी में? अगर पूछ ले निर्वात का दूसरा शब्द क्या है, शुद्ध हिंदी क्या होती है निर्वात की? हाँ, यहां क्या लिखा है? प्रस्ताव और लगा दो, बस बन गया शब्द। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा शब्द होता है इसका शून्यता बोलते हैं इसे। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे वैक्यूम। इंग्लिश में वर्ड क्या है इसका? वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब है कि जहां किसी भी प्रकार का मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब बात आए क्रम। क्रम का मतलब होता ऑर्डर। क्रम जो है बढ़ता, बढ़ते का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। कि ध्वनि की चाल का इंक्रीजिंग जो ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखी जाएगी? जिसमें चाल है ही नहीं, तो वो कौन सी चीज है तुम्हारे पास? निर्वात। फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी किसमें? थोड़ी सी जागे गैस में। और गैस से ज्यादा जो चाल होती है वो किस में होती है? लिक्विड, द्रव में। और सबसे ज्यादा किस में होती है आपके पास? ठोस में। ये क्रम है कौन सा? बढ़ता। कि ध्वनि की चाल का बढ़ता क्रम सही है निम्नलिखित में से? ऐसे पूछा जाता है कि विच इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द स्पीड ऑफ साउंड बी करेक्ट एज गिवन बिलो। तो जो निम्नलिखित में से दिया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम है ध्वनि की चाल के लिए, वो कौन सा है? तो ये होता है। अब आप इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। क्रम कौन सा बना सकते हो ध्वनि की चाल का? घटता, तो यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर आप खुद बनाओगे, उल्टा ही तो करना है। ठीक है, और साइन चेंज कर देने हैं। साइन अब यूं लगे हुए हैं तो क्या कर दोगे? यूं। पहले नंबर पे ठोस, फिर द्रव, गैस, लास्ट में शून्यता। ठीक है, बड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट ऊपर लिखा होता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल नगण्य होती है। अब ये नगण्य शब्द भी अगर इंग्लिश में पढ़ा जाएगा तो जीरो वर्ड नहीं आता, नेग्लिजिबल वर्ड आता है। कि साउंड स्पीड बी नेग्लिजिबल इन विच एज गिवन बिलो। कि निम्नलिखित में से किस में से ध्वनि की जो चाल है वो नगण्य होती है। तो नगण्य का शब्द कौन सा होता है आपके पास? शून्यता होता है, शून्य मिलती है। ठीक है, आगे अब बात आती है हमारे पास कि जो ध्वनि है, ध्वनि की कुछ प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं। गुण में क्या क्या चीजें आती है वो भी पढ़ेंगे। और ध्वनि के प्रकार, जैसे हम ध्वनि को सुनते हैं तो किस आधार पे सुनते हैं, तो ये ध्वनि का प्रकार कौन सा आधार होता है? आवृत्ति का आधार होता है। याद रखना कि ध्वनि को अगर हम सुनने के आधार पे पढ़े, याद रखना ये क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं एग्जाम में। ध्वनि को सुनने के आधार पर लिखा जाता है किसमें? ध्वनि का जब सुनने की बात आती है तो किसमें लिखा जाता है भाई, या किसमें दर्शाया जाता है, किसमें लिखा जाता है? तो आपने क्या याद रखना है? इकाई तो होती है आपकी हर्ट्ज,
और हर्ट्ज इकाई किसकी होती है? आपकी आवृत्ति। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, समझ नहीं आता जब एग्जाम में बैठते हैं तो हवा गुल हो जाती है कि जवाब क्या दें। कि जो ध्वनि है, ध्वनि को अगर सुनने के आधार पर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड बी एज ऑडिबल, कि साउंड को अगर हम ऑडिबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस में करेंगे हम? ऑलवेज इन हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन एचएससी ने पूछ रखा है और किस में आया? मेल कांस्टेबल के एग्जाम में दिया है कि जो ध्वनि के सुनने का आधार बनाया जाता है वो निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है? तो किसको बनाया जाता है? आवृत्ति। इसीलिए आपकी इसके आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? पहली क्या लिखते हो? प्रासर्व्य। एक क्या लिखते हो? असर्व्य। और एक क्या लिखते हो? सर्व्य। तो पहले लिखेंगे हम असर्व्य। असर्व्य कौन सी होती है आपके पास? दूसरी सर्व्य, ये खास तौर पे आपके लिए है, सर्व्य हमारे लिए है। और तीसरी क्या होती है? प्रासर्व्य। तो असर्व्य कौन सी होती है? पैरासोनिक। क्या बोलते हैं? पैरासोनिक। दूसरी क्या होती है? सोनिक। और तीसरी क्या होती है? नहीं, तीसरी पैरासोनिक है। पहली कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक खास है, ये पूछी जाती है अजगर के लिए, हाथी के लिए, एनाकोंडा के लिए, और क्या होगा? बड़े सांप के लिए, जंगली जानवरों के लिए। क्या वर्ड आता है? इंफ्रासोनिक आता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होती है? इसे ऑडिबल भी बोलते हैं, ऑडिबल। और दूसरा वर्ड लगता है इसके लिए सोनिक। और तीसरा जो है इसे वर्ड दिया जाता है क्या? पैरासोनिक। एक चौथे नंबर पे आती है जो खास तौर पर इको के लिए मानव शरीर के परीक्षण या डायग्नोस में काम देती है, जिसे कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक। ठीक है। वो क्या होती है? अति प्रासर्व्य ध्वनि होती है। ठीक है, वो हम आगे। और ऐसे ही जो जेट विमान जाते हैं उड़ते हुए, सुना होगा, फाइटर जेट जाते हैं, उनकी आवाज क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो वो कौन सी तरंगें पैदा करती है ध्वनि? पराघाती। ठीक है। तो पराघाती होती है या डैमेज साउंड वेव होती है, वो भी आगे आएगी, वो इनमें नहीं पढ़नी हमने ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां होती है ये पूछा जाता है। तो ये वाली जो है ये आपके पास लेस देन क्या लिखी जाती है? 20 हर्ट्ज। लेस देन इक्वल होती है। ठीक है, कि 20 या 20 से कम हो, वो ध्वनि सुनने वाले जो भी घटक होते हैं वो कौन सी ध्वनि में आते हैं? वो असर्व्य ध्वनि वाले होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे? जिनके शरीर से खुद पैदा हो सकती है या जो इस ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं? हाथी, जंगली जानवर। इसीलिए जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले क्या? जानवरों को पता लगता है, इंसानों को नहीं लगता। इसीलिए अगर कोई त्रासदी आती है, बड़ी कोई डिजास्टर होने वाली है, तो वो आपके पास महसूस करने वाले सबसे पहले क्या होते हैं? जंतु, जानवर होते हैं। इसीलिए वो उस जगह को छोड़ के क्या कर जाते हैं? पलायन, एस्केप दैट प्लेस व्हेन डिजास्टर हैव टू बी इनहेलिंग एट दैट प्लेस। यानी जब भी डिजास्टर आएगी, उस डिजास्टर को मुक्त करने के लिए, छोड़ने के लिए सबसे पहले कौन सी ध्वनि का आभास होता है? जंतुओं को असर्व्य का होता है, इंफ्रासोनिक का होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 20 हर्ट्ज या उसके बराबर। और जो हम हैं वो किस में आते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20 से 20,000। तो हम जिस ध्वनि में, जिस आवृत्ति में ध्वनि को सुनने में सक्षम है, तो वो आवृत्ति हमारे लिए कितनी है? मनुष्य के लिए कितनी है? तो वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज कह दो या 20 किलो हर्ट्ज कह दो, इसमें सुन सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, न्यूबॉर्न बेबी ऑडिबल विच फ्रीक्वेंसी साउंड, कि जो नवजात शिशु होता है वो किस आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है? लिख लो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है। नवजात जो शिशु होता है, नवजात शिशु किस आवृत्ति की ध्वनि को, किस आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम है? तो किस आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है? वो 25,000 हर्ट्ज तक। तो वो आपके पास 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, यानी 25 किलो हर्ट्ज कैन बी ऑडिबल बाय न्यूबॉर्न बेबी।
ठीक है। जो नवजात शिशु है वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुनने में सक्षम है, क्योंकि सूक्ष्म चीजें भी तो उसी को ही दिखाई देती है। कई बार बच्चा कहता नहीं वो डर लगता है, बोला कहते हैं बोल टाबर डर है, ठीक है। तो टाबर को सूक्ष्म चीजें भी दिखाई देती है, हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास, प्रासर्व्य पैरासोनिक। पैरासोनिक क्या चीज होती है, इस पे केस आता है दो का। एक तो आता है हमारे पास पैरासोनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैट, चमगादड़। कि चमगादड़, अब कई कह देते हैं बोल चमचेड़ ने दिखा है बोली, लेकिन जो चमगादड़ होता है वो फ्लाई करता है या अपना कोई शिकार करता है तो वो किसके हंट जो करता है वो किसके आधार पे करता है, ध्वनि के आधार पे करता है, ठीक है। जो उसका चलने का रास्ता होता है वो किसके द्वारा प्रयोग होता है, पैरासोनिक प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों से। इसका मीनिंग क्या है, ये जो प्रास होती है ये किससे ऊपर होती है, समझ गए होंगे 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। कि जो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर ध्वनि तरंगों को सुनने में, महसूस करने में और पैदा करने में सक्षम होते हैं वो आपके जीव कौन से कहलाते हैं, वो प्रासर्व्य ध्वनिक कहलाते हैं। यानी उन्हें हम पैरासोनिक ऑडिबल एंड सोनिक जंतु या एनिमल कह सकते हैं। और उसमें खास तौर पे क्वेश्चन किसका आता है, चमगादड़ का आता है। कि चमगादड़ जो अपने शिकार करता है वो कौन सी ध्वनि तरंगों के आधार पे करता है, तो कौन सी होती है, प्रासर्व्य होती है। अगर पूछे चमगादड़ उड़ता है तो किस ध्वनि तरंग के आधार पे उड़ता है, तो ये प्रासर्व्य होती है। अब जब हमारे कमरे में आ जाता है सारे मंजी के नीचे मिलते हैं, ठीक है। कारण क्या होता है, तुम चमगादड़ को बिछड़ा रहे हो, ठीक है। मतलब चमगादड़ बेचारा उड़ना चाहता है और हम हल्ला मचा देते हैं तो कई ध्वनि तरंगें इकट्ठी होगी। अब कईयों की तरंग आपस में मैच होगी तो उसे डायरेक्शन सही से नहीं मिल पाती कि उसे जाना कहाँ है, इसलिए वो कभी तुम्हारे ऊपर से फ्लाई करता है यूं, फिर तुम और नीचे हो जाते हो, ठीक है। कई तो थब्बम थब्बे होड़े क्या बार भागते हैं, ठीक है। तो डर बड़ा लगता है, लेकिन वो कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने क्या फैक्ट से डराता है। तो वो फैक्ट क्या है बेचारे का, साउंड है, क्योंकि हम उसे धक्का दे रहे हैं। इसीलिए दिन के टाइम चमगादड़ कभी उड़ता दिखाई दिया है, क्यों नहीं देता। रात को ही शिकार करता है, क्यों, कह दीजिए रात को ठंड होती है, ठीक है। तो उसने लाइट थोड़ी लगा रखी है, अंधेरे में करता है। अंधेरे में क्यों करता है, क्योंकि जब रात डलती है तो आवाजें बंद हो जाती है, बाहर की जो एनवायरमेंटल साउंड होती है वो सारी क्लोज हो जाती है, पौ पा सब खत्म। जो इलाके होते हैं जंगली, वहां कोई नहीं बोलता, तो उसमें उसको शिकार करना क्या होता है, आसान। उड़ना क्या होता है, आसान। क्यों, क्योंकि उसके द्वारा छोड़ी गई तरंग को कोई काटेगा नहीं तो वो टारगेटेड रहेगी। जहां से वो टकरा के वापिस उसे मिलेगी तो वो किस पे काम करेगा, इको पे। इसलिए चमगादड़ कौन सी प्रकृति या घटना पे काम करता है, इको पे काम करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।